तो आज जो गवर्नमेंट एग्जाम में जो सीजीपीएससी, व्यापम और इन जो नॉन टेक्निकल के एग्जाम्स है, टेक्निकल में भी जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय होता है वो एक साइंस का होता है पोर्शन, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ रहेगा। तो विज्ञान, जो जीव विज्ञान है, बायोलॉजी है, उसका जो पहला चैप्टर है सेल, उसके पहले भी ये जीवों का उद्भव करके है, जीवों का विकास कैसे हुआ, लेकिन उसको हम बाद में देख लेंगे क्योंकि काफ़ी टिपिकल हो जाएगा आपके लिए। तो आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका सबसे छोटी इकाई जिससे शरीर बना है, और ये दोनों में होती है, जंतु और पादपों दोनों में होती है। तो जो इसका वैज्ञानिक नाम होता है, सेल का, वो होता है साइटो। इसलिए कोशिका के अध्ययन को, सेल के अध्ययन को क्या बोलेंगे हम? साइटोलॉजी बोलेंगे। और इस शब्द का जो कोशिका शब्द का जो, यह कोशिका की जो खोज सबसे पहले की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। कब? 1665 में। लेकिन वो कोशिका कैसी थी? ये मृत कोशिका थी, मरी हुई थी। जस्ट 11 साल बाद या 10 साल के या 9 साल के बाद जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? लीवेनहॉक ने की थी 1674 में। लीवेनहॉक ने इसकी खोज कर दी। उसके बाद कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? 1893 में स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। उसके बाद जो कोशिका में क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, एक तो प्रोटीन चाहिए होगा, उसमें न्यूक्लियस चाहिए होगा, केंद्रक चाहिए होगा, तो और उसके प्रॉपर कुछ कुछ ऑर्गन है वो भी चाहिए रहते हैं। लेकिन कई सारे चीज ऐसे हैं जो प्रॉपर नहीं है, कोशिका को जो उसका स्ट्रक्चर होता है उसको फॉलो नहीं करते। तो कुछ इसके अपवाद भी हैं, जैसे वायरस अपवाद क्यों है? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होकर कभी भी जीवित नहीं रहता, वो मर जाएगा। इंडिपेंडेंट जो नहीं होगा वो मर जाएगा। उसके बाद वायराइड हो जाता है, ये क्या है? रोग पैदा करने वाला, पौधों में रोग पैदा करने वाला एक चीज है। उसके बाद प्रियॉन होता है, ये भी कोशिका का, कभी ऑप्शन में पूछ सकता है एग्जाम में कि इनमें से कौन सा चीज है जो क्या है कि प्रॉपर एक सेल नहीं है। तो वो उसके अपवाद हैं जो सेल नहीं है लेकिन है उसकी के जैसे। प्रियॉन हो गया आरबीसी। आरबीसी में क्या हो जाता है? केंद्रक का अभाव होता है, न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं होता इसमें, इसलिए ये भी सेल के अंदर में नहीं आता। तो सबसे बड़ा इसमें से और महत्वपूर्ण बातें जो देखेंगे, तो सबसे बड़ा जो कोशिका होती है वो किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। और मानो जो पुरुषों की सबसे छोटी कोशिका होगी वो किसकी होगी? स्पर्म की होती है, शुक्राणु की। मानो महिला और पुरुष दोनों में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होगी? मोटर न्यूरॉन की। उसके बाद महिला में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होगी? अंडाणु की होगी। कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा कहां पे होगा? लीवर में होगा। और कोशिका का सबसे कम विभाजन कहां पे होगा? तो मस्तिष्क में होगा, दिमाग में होगा। इसलिए दिमाग को चोट लगने से बचाने की बहुत सारे सुझाव किए जाते हैं, हेलमेट वेलमेट सब पहनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे चोट लगने के बाद आदमी मर जाता है। ठीक है, अब कोशिका होती क्या चीज है, इतना कुछ जानने के बाद हम कोशिका है क्या, एक फिर भी एक छोटा सा डाउट तो रहेगा आपके अंदर। तो कोशिका, जैसे हम सुई की नोक से अगर अपनी स्किन को भी थोड़ा सा निकालते हैं तो उसमें भी हजारों कोशिका मिल जाती है हमको। एक सुई नीडल डालेंगे ऐसे अपनी उंगली में या कहीं भी और थोड़ा सा चमड़ा उखाड़ देंगे वहां से, उसमें भी सेल होते हैं, हजारों सेल मिलेंगे आपको। उसी कोशिका को हम पढ़ रहे हैं। कोशिका इतनी छोटी चीज होती है। अब कोशिका कितने प्रकार की होगी? तो 2 प्रकार की होती है कोशिका। एक प्रीकैरियोटिक होगी, मतलब क्या होगा, और एक यूकैरियोटिक होगी। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये 2 प्रकार की कोशिका होगी। इसका प्रो मतलब क्या हो गया? पहले, और इसका यू मतलब हो गया आगे का, मतलब थोड़ा डेवलप्ड कोशिका होती है। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होगी? ये प्रारंभिक कोशिका होगी। ये क्या होगी? थोड़ा आगे डेवलप्ड होगी। इसके बाद ये क्या होगा? केंद्रक क्या होगा? न्यूक्लियस क्या होगा इसमें? प्रोकैरियोटिक में नहीं होगा। इसमें यूकैरियोटिक में केंद्रक होगा। झिल्ली है ना, सेल वाल भी इसमें नहीं होगा, सेल वाल इसमें होगा। उसके बाद राइबोसोम इसमें कौन सा होगा? 70S, आगे की वीडियो में हम देख लेंगे, आगे के चैप्टर में। और समसूत्री विभाजन नहीं होता है इसमें। किसमें? प्रोकैरियोटिक में। समसूत्री विभाजन मतलब क्या होता है कि मतलब एक ही बार में कोशिका का विभाजन नहीं हो जाता, धीरे धीरे होता है, कई सारे प्रोसेस के बाद होता है, इसलिए इसमें समसूत्री विभाजन नहीं होता। यूकैरियोटिक कोशिका में होता है। अब यूकैरियोटिक कोशिका को डिवाइड करेंगे तो हम किस में जाएंगे? पादप कोशिका और जंतु कोशिका। मतलब पेड़ पौधे की एक कोशिका हो जाती है और एक जंतुओं की कोशिका हो जाती है। पेड़ पौधे मतलब
जो सांस तो सब लेते हो लेकिन खड़े रहते हो, हिल डोल नहीं सकते, ठीक है, वो पादप हो गए। और जंतु हम लोग हो गए जो आगे पीछे खेल कूद सकते हैं, चल सकते हैं, बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं। तो ये दो प्रकार की कोशिका होती है। यूकैरियोटिक के विभाजन में दो प्रकार की कोशिका होगी, प्रोकैरियोटिक होगी और पादप कोशिका होगी और जंतु कोशिका होगी। अब पादप कोशिका के और जंतु कोशिका में कुछ अंतर होते हैं जिसको आप देखेंगे। पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति है, मतलब सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो होगी, सेल मेम्ब्रेन मतलब पेड़ हो गया ना, ये पेड़ हो गया, समझ लो ये पेड़ है। तो ये ऊपर की जो छाल होती है ना, इसकी खोल ऐसे, ये इसको जो सेफ्टी देते, एक शेप आकार दे देता है, वो क्या होगा, मेम्ब्रेन हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा। ये इसके सेल को प्रॉपर एक, और थोड़ा अंदर जाएंगे तो इसके सेल को प्रॉपर एक पोजीशन देता है, वो सेल मेम्ब्रेन हो जाता है। और उसके बाद क्या होगा, केंद्रक होगा, न्यूक्लियस पादप कोशिकाओं में होगा, और कोशिका द्रव्य भी होगा। अब कोशिका द्रव्य क्या होता है, हम आगे इसको भी देख लेंगे, कोशिका द्रव्य क्या होता है। अब जंतु कोशिकाओं की बात करें, जो हमारे कोशिकाओं की बात करेंगे, तो ये इसकी जो वाल होती है वो किसको होती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। हमारी जो सेल वाल की जो झिल्ली बनी होती है वो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। केंद्र हमारे में न्यूक्लियस भी होगा और कोशिका द्रव्य भी होगा। अब कोशिका के भाग देखेंगे, मतलब कोशिका जो होती है ना हमारी, जैसे ऐसे सुई की नोक से लिए और उसके बाद जिस स्किन को लिए उसको फिर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो बहुत सारे सेल्स मिल जाएंगे हमको। तो एक सेल की बात हो रही है यहाँ पे, एक सेल की बात हो रही है। अब इस सेल को लेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि एक झिल्ली होती है। अब झिल्ली मतलब क्या समझ रहे हैं आप, झिल्ली मतलब ये हो गया झिल्ली, मतलब आप दुकान में गए और बहुत सारा चीज़ ले आए किराने का, इसमें मैगी भी ले आए, इसमें साबुन भी ले आए, और इसमें कुछ और भी, सर्फ भी ले आए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जब लेंगे दुकान से तो प्रॉपर एक प्लास्टिक का यूज करेगा, दे देगा। झिल्ली का काम क्या होता है, इतने सारी चीज़ों को अपने अंदर लेके रखना, ये काम होगा झिल्ली का। तो सेल वाल होगा ये। अब सेल वाल के अंदर होंगे ये सब, कोशिका द्रव होगा, साइटोप्लाज्म होगा। तो कोशिका द्रव क्या होता है, ये सबके अंदर तो रहेगा, केंद्रक के, जैसे ये हो गई कोशिका हमारी, ये मान लो हमारी कोशिका, ये झिल्ली हो गई हमारी, ये बीच में केंद्रक हो गया, न्यूक्लियस हो गया, केंद्रक हो गया हमारा। अब साइटोप्लाज्म क्या है, ये भरे रहता है सब जगह, यहां भी रहेगा, 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 सब जगह रहेगा। क्यों रहता है, क्योंकि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, साइट्रोसोम है ना, वेक्यूल्स हो गया, राइबोसोम हो गया, ये अंतःप्रदावी जलिका हो गया, गाल्जिका हो गया, ये सब आपस अपने अपने जगह पे बने रहे। ये लिक्विड क्या करेगा, सबको अपनी जगह पे सेट रखेगा, सबको अपनी जगह पे सेट रखेगा। तो सेट रहने से एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, इनके वर्क में फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। इसलिए सबको अपनी सेफ्टी देने के लिए, सबको एक दूसरे से वो करने के लिए यहाँ पे बीच में सारा लिक्विड भरा रहता है। तो जो हम बोलते हैं ना 70% हमारे बॉडी में पानी है, वो पानी कहाँ मिलेगा, पेट में नहीं रहता वो पानी, वो सेल के इसी भाग में मिलेगा। हर सेल में अगर इतना पानी रहेगा तो पूरे बॉडी को जब ले लेंगे तो हमारे पास पानी ज्यादा हो जाता है। क्यों 70% पानी हो जाता है, क्योंकि सेल में ये इसके फॉर्म में होता है, कोशिका द्रव है ना, साइटोप्लाज्म के रूप में रहेगा। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ये मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये पावर हाउस है। पावर देने का काम कौन करेगा, यही करेगा। केफ्स चक्र कहां चलेगा, यही चलेगा। जो हम सांस लेंगे वो सांस इसी के थ्रू पूरे बॉडी में फैलेगा, है ना। हीमोग्लोबिन जो इसके थ्रू पास होगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया सारा काम देता है, सारा प्रोसेस वही करेगा, है ना। और एटीपी की ऊर्जा जो बनती है, जब एटीपी ऊर्जा जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, इसी से मिलती है। एटीपी की ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनती है, और एटीपी के बाद ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज के बाद हमें ऊर्जा मिलती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ही एटीपी वाला जो क्वेश्चन आप बहुत जगह देखे होंगे, एटीपी क्या होता है, तो एटीपी का काम प्रोसेस इसी में होता है, केफ्स चक्र में होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम जैसे मान लो आपको चोट लगा, यहां पे मान लो आपको चोट लगा, ये पोर्शन काला पड़ गया, मतलब क्या हो गया, यहाँ के सेल डेड हो गए।
तो डेड होने के बाद कुछ दिन बाद जब एक्टिव होना, ये सभी सेल ही खत्म हो जाएंगे। फिर सबसे पहले क्या होगा, लाइसोसोम क्या करेगा, उठेगा। लाइसोसोम क्या करता है, फिर जितने डेड सेल हैं ये अपने से लिक्विड निकालेगा और सबको धीरे धीरे मारना शुरू कर देगा। तो कोई भी जगह मान लो शरीर पे ऐसे ब्लैक हो गया तो लाइसोसोम कुछ दिन बाद एक्टिव होता है, फिर लाइसोसोम लिक्विड धीरे धीरे फेंकेगा, लिक्विड फेंकने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे कोशिका मरने लगता है। तो कालापन देखेंगे कि वहां से खत्म होने लग जाता है, मतलब नया सेल वहां जनरेट होना शुरू हो जाता है और लाइसोसोम ये काम कर देता है। उसके बाद सेंट्रोसोम हो गया, वो तो वैक्यूल्स हो गए, ये क्या करेगा, सारे न्यूट्रिएंट्स जितने होंगे ना, न्यूट्रिएंट लिक्विड, ये दोनों को रखेगा। जैसे ये क्या होगा, पादप कोशिकाओं में ये बड़ा रहेगा, जंतु कोशिकाओं में छोटा रहेगा, क्योंकि आदमी क्या जब भी मन करे पानी पी लिया, प्यास लगा तो, है ना, घर में गया नलान पिया, पानी ले लिया। लेकिन पेड़ पौधों के साथ ऐसा कंडीशन नहीं होता, इसलिए उनके वैक्यूल्स बड़े होते हैं। राइबोसोम का क्या काम होगा, इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि बड़ा पोर्शन है, टाइम ज्यादा लगेगा। अब ये इसका काम क्या है, एंडोप्लाज्मिक का, इसका काम होता है पूरे सेल को एक स्ट्रक्चर प्रदान करना, है ना। जैसे ये हो गया तो ऐसे पूरे ये सेल के चारों तरफ झिल्ली के आसपास ये फैले रहता है। तो जैसे कंकाल का काम होता है ना, वो काम यही करेगा, अंतःप्रदावी जलिका करेगा, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम करेगा, ये क्या करेगा, पूरे सेल को बिगड़ने नहीं देगा, उसका स्ट्रक्चर देते रहेगा। गाल्जी गाय का काम क्या क्या है, गाल्जी गाय का काम ये है कि जैसे मान लो आप रनिंग कर रहे हो, रनिंग करने के साथ क्या होगा, आप दौड़ते गए दौड़ते गए दौड़ते गए दौड़ते गए तो आपके पैर थक जाने चाहिए, लेकिन होता ऐसा है पूरा बॉडी थक जाती है। आप पढ़ाई करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, आपकी आंख दिमाग थकना चाहिए, इधर का एक्टिव रहना चाहिए, लेकिन सारा बॉडी थक जाता है। गाल्जी गाय का काम क्या है, परिवहन का काम करना है, ट्रांसपोर्टेशन का। माने परिवहन करेगा ये किसका, ऊर्जा का। जैसे मान लो आप कुछ कर रहे हो, लिख रहे हो, अब आपको क्या करेगा, पूरे बॉडी की ऊर्जा उठा के आपके हाथ में भर देगा। अब जब आपका हाथ थकेगा तो पूरे बॉडी की एनर्जी को लेके थकता है, इसलिए जब हाथ थकेगा तो आप बहुत लंबे समय तक लिखना भी शुरू वो करते रहेंगे ना, लिखने का काम। तो कुछ समय बाद आप क्या देखेंगे कि पूरी बॉडी थक गई है, अब आपको रेस्ट की जरूरत पड़ जाती है। क्यों, इसके कारण, गाल्जी गाय के कारण। गाल्जी गाय क्या करेगा, यही काम करेगा कि आपके जहां भी आप काम कर रहे हो, बॉडी से जहां भी काम ले हो, जिस पोर्शन से, जिस अंग से, जिस ऑर्गन से काम ले रहे हो, सारी बॉडी की ऊर्जा वहीं पे ले आके जमा करते जाता है ना। तो अब आगे के चैप्टर में इसको थोड़ा और डिटेल पढ़ेंगे और उसके बारे में और थोड़ा बताएंगे आपको। धन्यवाद आज के लिए।